Learning is a never ending process. We keep learning till our last breath, at every time, at every moment. With this thought, I, Shruti Garg, welcomes you all. Today, we are going to study about nationalism in India. So, let's start. In this video, firstly, we will recapitulate our previous study. In the previous videos, we already had studied about दैट द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया. हमने पढ़ा था कि इंडिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ था कि न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस राइज हुई थी, डिफेंस एक्सपेंडिचर राइज हो गया था, जिसके वजह से कस्टम ड्यूटी राइज हो गई थी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, वॉर प्राइजेज आपके डबल हो चुके थे, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था, ज़बरदस्ती लोगों को पुलिस में भर्ती कराया जा रहा था, प्लेग इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक राइज हो गया था, और जो क्रॉप फेलियर हुआ था जिसकी वजह से ऑल ओवर द इंडिया द कंडीशन ऑफ डिज़ास्टर अराइजेस. देन हमने पढ़ा महात्मा गांधी अराइव्ड इन इंडिया इन जनवरी 1915. In 1915 when he come after winning the Satyagraha movement in the South Africa. So he started the Satyagraha movement in India too. In Satyagraha movement he said कि अगर आपका जो कॉज है वो करेक्ट है then there is no need of violence. Without violence you can win your battle. So उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ स्टार्ट किया था? चंपारण बिहार 1916 में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात 1917, अहमदाबाद गुजरात in 1918. And all of you keep this thing in your mind कि according to 10th class these three आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में मैप में भी पूछे जाते हैं और इसका 3 मार्क का क्वेश्चन भी बन जाता है. तीनों को ही हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है. देन वी स्टडीड अबाउट रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट में एक एक्ट पास किया गया था अगेंस्ट दी वॉइस अराइजेज इन इंडिया, कि जो इंडिया में लोग एगिटेशन पे हैं या जो इंडिया में लोग इतना विद्रोह कर रहे हैं, इसको दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पास करा गया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि कोई भी अगर आपको पर्सन लग रहा है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहा है तो आप उसे बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं. तो इसके खिलाफ रॉलेट एक्ट के खिलाफ आपका क्या स्टार्ट करा गया था? एक आपका सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करा गया था ऑन 6 अप्रैल एक सत्याग्रह मूवमेंट आपका स्टार्ट करा गया था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जगह जगह लॉकआउट्स हुए थे, जगह जगह हड़ताल हुई थी. फाइनली मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया गया था. मार्शल लॉ का मतलब था कि जो कमांड है अब आपकी आर्मी के हाथ में आ जाएगी, जिसके चलते जनरल डायर को अपॉइंट करा गया था. और जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जाकर वहाँ पर उसके एग्ज़िट पॉइंट बंद कर दिए थे और 13 अप्रैल को वहाँ पर ओपन फायरिंग कर दी थी, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे. देन वी स्टडीड अबाउट कि आफ्टर दिस जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ये जो न्यूज़ थी जब सिटीज़ के और काउंट में स्प्रेड आउट हुई तो क्लैशेस हुए, बॉम्बिंग तक हुई, जिसको देखते हुए सत्याग्रह मूवमेंट को वापस बुला लिया जाता है. दैन वी स्टडीड अबाउट कांग्रेस सेशन इन सितंबर 1920. अब जितने भी हम कांग्रेस सेशन इसमें पढ़ेंगे वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप के लिए भी, इन द फॉर्म ऑफ मैप दे कैन आस्क, और इसके अलावा वो इस पर क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं. तो कांग्रेस सेशन हुआ था सितंबर 1920 में कलकत्ता में. ये किस लिए हुआ था? ताकि हिंदू मुस्लिम को एक किया जा सके, एक अम्ब्रेला में लाया जा सके ऑफ यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट. दूसरा कांग्रेस सेशन हुआ दिसंबर 1920 नागपुर में, जिसमें एनसीएम को अडॉप्ट करने के लिए लीडर्स तैयार हो गए थे. फिर आपका एनसीएम स्टार्ट होता है जनवरी 1921 में. जनवरी 1921 में जब का एनसीएम स्टार्ट होता है उसमें कहा था कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट ब्रिटिशर्स. हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके दिए हुई कोई जॉब नहीं लेंगे, उनके कोई भी गुड्स एंड सर्विस को यूज़ नहीं करेंगे. तो ये सिटीज़ में स्टार्ट होता है. सबसे पहले सिटीज़ में स्टार्ट होता है, लेकिन वह बंद हो जाता है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इसके लिए सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं थे. जैसे कि अगर आपके बिजनेसेस, अगर आपकी लॉ कॉलेजेस बंद हो रहे हैं तो दूसरे लॉ कॉलेजेस नहीं थे, स्टूडेंट्स पढ़ने कहाँ जाएं, तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी. जो क्लोथ्स थे वो इंडियन हैंडलूम इंक्रीज़ तो हुआ, लेकिन इंडियन हैंडलूम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, प्लस एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से सभी इंडियंस इस मूवमेंट में प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वो वापस फॉरेन गुड्स की तरफ मुड़ जाते हैं. फिर हमने अवध में पढ़ा. अवध में एनसीएम स्टार्ट हुआ ताकि क्योंकि वो चाहते थे रेवेन्यू रिड्यूस हो जाए, बैगर सिस्टम एबॉलिश हो जाए और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनको बॉयकॉट कर दिया जाए. आंध्र प्रदेश में एनसीएम स्टार्ट हुआ था क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट अप्लाई था, फॉरेस्ट एक्ट का एंड होना चाहिए और बैगर सिस्टम का एंड होना चाहिए.
असम में ये सिस्टम इसलिए अप्लाई हुआ था ताकि इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूवमेंट की जो परमिशन नहीं थी उसका एंड हो जाना चाहिए। और फाइनली जब आपका यूपी में, गोरखपुर यूपी में चोरी चोरा इवेंट होता है, चोरी चोरा प्लेस पर जाकर वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट होता है, तो गांधी जी एनसीएम को भी वापस बुला लेते हैं इन 1922। देन हमने पढ़ा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1920 में, जिसके वजह से जो वर्कर्स थे, जो आपके 1920 में आने की वजह से जो 1930 में जो क्रॉप थी वो पूरी तरह फेल हो गई थी, और जो कंट्री है उसमें जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे उनको रेवेन्यू देने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। सेकंड प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी साइमन कमीशन की, 1928 में आया था, जिसमें उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज़ करने की बात करी थी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करा था इंडियंस ने, बिकॉज इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। और इसी को चलते हुए लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में डोमिनेंट स्टेटस देने की बात करी थी इंडिया के लिए, लेकिन इस डोमिनेंट स्टेटस को इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं करा था, बिकॉज दे वांट कंप्लीट फ्रीडम। और कंप्लीट फ्रीडम को लाने के लिए एक और कांग्रेस सेशन हुआ था लाहौर में दिसंबर 1929 में, और इसमें वहाँ पर उन्होंने डिमांड करी थी पूर्ण स्वराज की। लेकिन ये जो आपका एक कांग्रेस सेशन लाहौर में स्टार्ट किया था, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली, इसलिए गांधी जी थिंक दैट कि हमें इसको डेली एवरीडे नीड्स के साथ जोड़ना चाहिए, तो उन्होंने इसीलिए फेमस साल्ट मार्च निकाली। सॉल्ट मार्च में क्या था कि 31 जनवरी 1930 में उन्होंने एक वाइसरॉय को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड की बात करी, कहा सॉल्ट टैक्स एबॉलिश हो जाना चाहिए क्योंकि एक बेसिक नेसेसिटी में काउंट होता है। लेकिन लॉर्ड इरविन ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने सॉल्ट मार्च करा और सीडीएम स्टार्ट करा कि अब हम अपने लिए सॉल्ट अपने आप बनाएंगे। जो अब तक गवर्नमेंट की मोनोपॉली थी, सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना गवर्नमेंट की मोनोपॉली में आ रहा था, गवर्नमेंट इज़ ओनली गोइंग टू मैन्युफैक्चर दी सॉल्ट। बट नाउ जब लॉर्ड इरविन गांधी जी की डिमांड को मानने से मना कर देते हैं, तो गांधी जी 240 माइल्स चलकर साबरमती आश्रम से डांडी पहुंचते हैं, और वहां पर सी वाटर को बॉयल करके खुद ही क्या बनाने लगते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज स्टार्टिंग ऑफ सीडीएम 2। सीडीएम की स्टार्टिंग थी, जगह जगह लोग अब लॉ ब्रेक करने लगते हैं, लेकिन फिर वही होता है कि गवर्नमेंट बहुत डिप्रेस करने लगती है, जो लीडर्स हैं उन्हें अरेस्ट किया जाता है, विमेंस पर बच्चों को मारा जाता है, लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इस सिचुएशन को देखते हुए गांधी जी 1931 में सीडीएम को वापस बुला लेते हैं और इरविन के साथ पैक्ट में जुड़ जाते हैं, जिसमें वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा है एनसीएम एंड सीडीएम में डिफरेंस। Clear? Now, today we are going to study about Gandhi-Irwin Pact and the second round table conference. अब होता क्या है कि जब गांधी जी इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को पैक्ट में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, लंदन पहुंचते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि भाई क्या फ्यूचर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इंडिया में कैसे ब्रिटिशर्स रूल करेंगे या कैसे वो छोड़ कर जाएंगे। लेकिन इन सब, और प्लस ये भी कहा जाता है कि अगर गांधी जी इस पैक्ट में जोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जितने भी प्रिजनर्स उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। जो 1 लाख प्रिजनर्स पीछे आए थे, तो वो 1 लाख प्रिजनर्स को वो लोग रिलीज़ कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, गांधी जी डिसअपॉइंटेड लौटते हैं वहाँ से। और जब गांधी जी वहाँ से डिसअपॉइंटेड लौटते हैं, तो वो आकर यहाँ पर देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक नई साइकिल शुरू कर चुकी है रिप्रेशन की। एक्चुअली ये उनकी एक ट्रिक थी कि गांधी जी अगर यहाँ से चले जाएंगे तो वो पूरी कंट्री को दोबारा से अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं इस बात में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, दैट व्हेन गांधी जी रीच टू लंदन, वो इस टाइम का फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ पर उन्होंने एक नई ही साइकिल चला दी। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू अभी भी जेल में थे, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा, कोई तरह का बॉयकॉट नहीं हो सकता है। ये सब देखते हुए गांधी जी सोचते हैं कि फिर से वो सीडीएम स्टार्ट करेंगे। लेकिन 1934 तक जो सीडीएम है उसकी जो एक इम्पॉर्टेंस है वो ख़त्म हो चुकी थी और कहीं ना कहीं लोग इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे थे कि भाई कोई भी मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है, फिर वापस बुला लिया जाता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर वापस बुला लिया जाता है। सो दे थिंक दैट इज़ जस्ट द वेस्टेज ऑफ देयर टाइम, ऑफ देयर लाइफ। तो उनको लगता है कि भाई ये इस टाइप से हमें फ्रीडम नहीं मिल सकती। तो अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ दी मूवमेंट। जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने मूवमेंट को कैसे देखा।
जितने भी लोगों ने CDM ज्वाइन करा उन्होंने अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग करा और हर एक ने अलग अलग पॉइंट से CDM को ज्वाइन भी किया था। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं रिच पीजेंट कम्युनिटी की। तो जो रिच पीजेंट कम्युनिटी है इसमें आपके पटीदार्स हैं गुजरात के और जाट हैं उत्तर प्रदेश के। इन्होंने बहुत एक्टिवली मूवमेंट करा था। क्यों करा था, इनकी क्या डिमांड थी? वो चाहते थे कि ये जो डिप्रेशन आया है और जो प्रोडक्ट के प्राइस फॉल हो रहे हैं इसकी वजह से उनकी इनकम बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है और वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने में कैपेबल नहीं है। दैट्स वाई दे वांट रिडक्शन इन रेवेन्यू। कैसे उन्होंने अपोज करा? बाइकआउट प्रोग्राम यूज़ करके उन्होंने बाइकआउट करा हर चीज़ का। उन्होंने कहा कि हम किसी भी किसी भी ब्रिटिश चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन वो डिसअपॉइंट कब हो जाते हैं? जब 1931 में ये मूवमेंट वापस बुला ले जाता है और उनके रेवेन्यू रेट्स में कोई रिडक्शन नहीं होता, तो वो क्या हो जाते हैं? डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसलिए जब CDM रीस्टार्ट करने की बात आती है तो वो इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। सेकेंड इज़ पुअर पीजेंट्री। अब पुअर पीजेंट्री कौन है? देखो, रिच पीजेंट्री तो वो है जिनकी अपनी लैंड है, जो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। इवन पुअर पीजेंट जो हैं वो रिच पीजेंट की ज़मीन पर भी काम करते हैं। तो पुअर पीजेंट का क्या प्रॉब्लम थी कि एक तो रेवेन्यू की तो प्रॉब्लम थी, इसके अलावा वो चाहते हैं कि जो रेंट ये लैंड ओनर ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है और डिप्रेशन का टाइम है, इनकम कोई है नहीं, तो वो ये चाह रहे थे कि ये जो रेवेन्यू है ये तो कम हो ही, इसके अलावा जो रेंट है वो भी कम हो जाए और जो अब तक हमने रेंट नहीं दिया है उसको लैंडलॉर्ड माफ़ कर दे। लेकिन कांग्रेस ने इस नो रेंट पॉलिसी को, इस नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस में एक तरफ तो थे रिच पीजेंट्स और एक तरफ थे पुअर पीजेंट। अगर वो रिच पीजेंट का साथ देते हैं तो रिच पीजेंट क्या कहेंगे कि भाई हम तो ऑब्वियसली ज़्यादा रेंट चार्ज करेंगे तभी हमें इनकम होगी। पुअर पीजेंट का देते तो पुअर पीजेंट कहते हैं कि हम तो नहीं दे सकते। तो ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने किसको सपोर्ट करा? रिच पीजेंट को सपोर्ट करा, क्योंकि रिच पीजेंट इनके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड थे। कांग्रेस के लिए रिच पीजेंट ज़्यादा बेनिफिटेड थे पुअर पीजेंट के रेस्पेक्ट में। तो पुअर पीजेंट को इसका सपोर्ट नहीं मिलता है और पुअर पीजेंट भी जो कांग्रेस है उसका सपोर्ट नहीं करते हैं आगे CDM में। नेक्स्ट है आपका बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास में क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो आपका जो हमारी कंट्री की जो बिजनेस क्लास है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगा था, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। कैसे हो गया था? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो जितनी भी ब्रिटिशर्स की कंपनी वगैरह थी ये सब तो लग गई वॉर टाइम गुड्स बनाने में और वॉर में लग गई, जितने भी लोग थे मैक्सिमम। तो इस चीज़ के लिए जितना भी कंज्यूमर आइटम बनना था या जो वॉर टाइम गुड्स बनने थे उस सब की जो डिमांड थी वो इंडिया पूरी कर रही थी। इसलिए इंडियन इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, ब्लॉसम होने लगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई। और अब धीरे धीरे क्या था कि जब वो फिर से जो फॉरेन गुड्स है वो चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स ने फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं या जो फॉरेन एक्सचेंज रेशियो को उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखा है उसको वो चाहते थे कि ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी तो वो अपना ट्रेड और ज़्यादा फ्लॉरिश कर सकते हैं। यानी कि वो चाहते थे कि कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्लो करे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी जो आपका रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। क्लियर? लेकिन अब इन्होंने कैसे अपोज किया? इन्होंने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए दो वो बनाई, कमेटी बनाई। एक तो बनाई इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाई 1920 में, एक बनाई फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI 1927। जो उस वक्त के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और GD बिरला, इन्होंने कहा कि हम इन्होंने कहा कि भाई हम किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके बनाए गए कोई भी गुड्स को हम सेल या परचेज नहीं करेंगे। क्लियर? सो उन्होंने इस तरीके से इसको सपोर्ट करा। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है तो उसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और आगे चलकर ये लोग भी CDM में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर का क्या है कि इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो थी वैसे तो उन्होंने ज़्यादा नंबर में पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। रीज़न बहुत सिंपल है, वही जो रिच पीजेंट और पुअर पीजेंट के साथ था कि जो रिच पीजेंट हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं पुअर पीजेंट्स के, तो इसीलिए कांग्रेस ने रिच पीजेंट का साथ दिया था एज़ कम्पेयर टू पुअर पीजेंट। इसमें भी यही केस है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ दें या इंडस्ट्रियल वर्कर का साथ दें। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इन्हें फिनेंस प्रोवाइड कराते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल है, वो उनकी रैलीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसीलिए ये लोग भी वर्कर्स के साथ ना होकर किसके साथ थे? इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ थे।
तो जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, वैसे तो उन्होंने CDM पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन नागपुर रीजन के कुछ वर्कर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था CDM में। इनकी डिमांड ये थी कि जो इनकी वेजेस है वो बहुत ज़्यादा कम है और जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। वो चाहते थे इनकी वेजेस इंक्रीज़ हो जाए और वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो जाए। अब जब आप देखिए कि ये दोनों ही चीज़ें किसके खिलाफ है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के खिलाफ है। वो अगर ज़्यादा इन्हें पैसा देंगे तो उनको प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने जो कांग्रेस थी वो अगेन इंडस्ट्रीज के साथ थी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के साथ नहीं थी। लेकिन फिर भी नागपुर रीजन के लोगों ने कैसे सपोर्ट करा, उन्होंने फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करा। रेलवे वर्कर्स 1930 में स्ट्राइक पर गए, डॉक वर्कर्स 1932 में स्ट्राइक पर गए, गांधी की कैप पहनकर उन्होंने रैलीज में पार्टिसिपेट किया। लेकिन वो डिसअपॉइंट तब हो जाते हैं जब इन वर्कर्स को कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करें क्योंकि वो उनके फाइनेंशियल हैं, वो उन्हें फाइनेंस करते हैं। देन वी स्टडी अबाउट वीमेन का क्या था कि जब सॉल्ट मार्च हुई तो थाउजेंड्स ऑफ वीमेन गांधी जी को सुनने के लिए आती हैं, मार्च में पार्टिसिपेट करती हैं, सॉल्ट मैन्युफैक्चर करती हैं और बहुत सारी तो वीमेंस जेल भी जाती हैं। इतना कुछ करने के बाद भी लेकिन वीमेंस को कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिलती। इवन गांधी जी कहते हैं कि जो वीमेन है उसकी ड्यूटी क्या है कि वो घर पर रहे, गुड मदर और गुड वाइफ की तरह काम करे और इसके अलावा उन्हें किसी भी तरीके की कोई पोजीशन घर के बाहर नहीं मिलती है और फाइनली वीमेंस भी CDM से बाहर हो जाती हैं। सो वी स्टडी अबाउट इट कि किस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रियल ग्रुप, अलग अलग जितने भी ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स, उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। लेकिन किसी भी ग्रुप को अपनी अकॉर्डिंग डिमांड ना पूरी होने की वजह से CDM से सब लोग बाहर होते चले गए। So thank you for watching the video, and if you like the video please click on like icon and subscribe the channel. Thank you.